जालोर के चौहान। नाडोल शाखा के प्रतिभा संपन्न कीर्तिपाल। क्या नाम? कीर्तिपाल। ठीक है ना। 1181 में जालोर को परमारा से छीन कर, किससे? परमारा से अपने अधिकार में ले लिया और वह वहां का स्वतंत्र शासक बन बैठा। कीर्तिपाल जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जालोर वंश के चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। प्राचीन शिलालेखा में जालोर का नाम जाबालीपुर। क्या नाम? जाबालीपुर। और उसके किले को बोलते थे सुवर्णगिरी। क्या बोलते थे? सुवर्णगिरी। ये ध्यान रखना। जिसको अपभ्रंश भाषा में हम सोनगढ़ बोल सकते हैं, जैसे सवर्ण को हम सोनना बोलते हैं कि नहीं बोलते? सोनगढ़। इसी पर्वत के नाम से चौहाना की एक शाखा सोनगरा कहलाई। क्या नाम? सोनगरा। नैणसी ने कीर्तिपाल को, मुहनोत नैणसी जानते तो हो ना, इसने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजपूत, कीतु एक महान राजपूत, समझ में आई? कीतु एक महान राजपूत। परीक्षा में एडजेक्टिव सवाल पूछ सकते हैं। मुहनोत नैणसी ने कीतु एक महान राजपूत किस वंश के शासक को कहा है? जालोर के चौहान वंश को। कीर्तिपाल चौहान का उत्तराधिकारी समर सिंह था। कौन? समर सिंह। ठीक है। और समर सिंह ने भीमदेव द्वितीय, ये भीमदेव द्वितीय कहाँ का शासक हो जाएगा? गुजरात का चालुक्य। भीमदेव सेकंड की छोरी थी लीला। कौन थी? लीला देवी। ठीक है ना। से विवाह किया, लीला से विवाह किया। ठीक है ना। इसलिए समर सिंह को लोग सुख सिंह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुख सिंह। अब है उदय सिंह। कीर्ति कौमुदी के अनुसार समर सिंह के उत्तराधिकारी उदय सिंह के समय जालोर की अधिक वृद्धि हुई, यानी क्षेत्र का विस्तार हुआ। और फिर रणथंबोर और सपालदक्ष के चौहाना की शक्ति के पतन के बाद तुर्की सल्तनत का नेतृत्व स्थापित करने के प्रयासों पर रोक लगाने वाली उस समय यदि कोई शक्ति थी तो जालोर के चौहान थे, दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध करने वाला। निसंदेह ही वो उत्तरी भारत का अपने समय का महान और शक्ति संपन्न शासक था। 1228 में, कब की बात? 1228 ईस्वी में। ध्यान रखना उस समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था।
ठीक है ना। उसने जालोर पर आक्रमण किया, इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया और घेरा भी डाला। उदय सिंह सोनगरा ने सुल्तान इल्तुतमिश के सारे प्रयास असफल कर दिए। हालांकि फारसी तवारीख शब्द भी फारसी है जिसका मतलब होता है इतिहास। तो फारसी इतिहास किताबा में चौहान शासक ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। फारसी तवारीखें तो ये कहती है कि भाई कि उदय सिंह सोनगरा ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली है और 100 ऊँट और 20 घोड़े सुल्तान को भेंट किए। ये कौन कहते हैं? फारसी ग्रंथ। 100 ऊँट और 20 घोड़े तो बहुत कम दिया। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार 1254 ईस्वी में नासरुद्दीन मोहम्मद ने उदय सिंह पर आक्रमण किया, पर मुस्लिम सेना को परास्त होकर वापस लौटना पड़ा। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत एवं जालोर में हर समय संघर्ष की स्थिति तो थी, हर समय संघर्ष की स्थिति थी और ये स्थिति जियो स्ट्रेटजिक थी भूसामरिक स्थिति के कारण। जालोर भूसामरिक दृष्टि से दिल्ली सल्तनत के लिए उपयोगी था, क्योंकि गुजरात या दक्षिणी भारत पर आक्रमण करना है, उनको अधीन बनाना है, तो जालोर वाले एरिया को अपने अधीन करना होगा। ठीक है ना। तो जियो स्ट्रेटजिक या भूसामरिक दृष्टि से दिल्ली सल्तनत की नज़र हमेशा इन पर रहती थी। ठीक है ना। तो बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कानड़ देव चौहान के बारे में, अलाउद्दीन संघर्ष के बारे में। तो इसमें बहुत सारी दंत कथाएँ आएगी। तो फिर आप ये मान के चलना कि उन दंत कथाओं का कोई रोल नहीं है, क्योंकि शुरू से ही संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। चलिए अब बात करते हैं चाचिक देव। क्या नाम? चाचिक देव। उदय सिंह का पुत्र चाचिक देव ने राज्य की सीमा को बढ़ाया और नासरुद्दीन मोहम्मद तथा बलबन का समकालीन था, जिन्होंने इसको किसी प्रकार से सताने का साहस नहीं किया। ये चाचिक देव बलबन के समय का था, ये भी ध्यान रखना। इल्तुतमिश के बाद शक्तिशाली बलबन है। और बरनी के अनुसार चाचिक देव के बाद उसका पुत्र सामंत सिंह जालोर का शासक बना। कौन? सामंत सिंह। ठीक है। खिलजी शासक फिरोज 1291 ईस्वी में सांचौर तक बढ़ गया, जिसे बाघेला सारंगदेव की सहायता से वापस ढकेला जा सका। जब खिलजियां की शक्ति अलाउद्दीन के हाथ में आई तो सामंत सिंह ने के समय की गति को पहचान कर अपने योग्य पुत्र कानड़ देव के हाथ में राज्य की बागडोर सौंप दी, सामंत सिंह ने। अब इधर दक्षिणी भारत में अपने दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन के हाथ में आई, तो उधर जालोर कानड़ देव की। ठीक है ना। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, संघर्ष इतिहास के तर्का में नीत है, क्योंकि भूसामरिक स्थिति ऐसी है कि कोई भी अगर भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता है, गुजरात जाना चाहता है, बंदरगाह तक, समुद्र तट तक जाना चाहता है, तो दिल्ली को जालोर जीतना होगा। तो
1305 में कानड़ देव जी आ जाते हैं। कब? 5 में कानड़ देव जी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब कानड़ देव और खिलजी के विरोध में अंतर संघर्ष जो बहुत सारी कहानियां मिलेगी आपको, जिनको एक एक करके गुत्थी सुलझाते हैं। जबकि आपको तो ये मान के चलना है कि भूसामरिक स्थिति के अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं था। ठीक है, बाकी इल्तुतमिश ने भी हमला किया, जलालुद्दीन खिलजी के समय भी आक्रमण हुआ। कानड़ देव प्रबंध में वर्णित है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में गुजरात विजय का अभियान किया। कब? 1298 में गुजरात विजय अलाउद्दीन ने तो मार्ग में जालौर पड़ता था। उसने कानड़ देव को कहा कि ईसाई सेना को अपनी सीमा से गुजरने दिया जाए, परंतु कानड़ देव ने मना कर दिया। परंतु उस समय खिलजी सेना जिसका नेतृत्व उल्लुग खां और नुसरत खां कर रहे थे, उन पर राजपूत सेना ने हमला बोल दिया। उल्लुग खां को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ठीक है ना? यानी कि गुजरात आक्रमण एक्चुअली में कहीं न कहीं बहाना जरूर दे रहा है। यही गुजरात आक्रमण के बाद आपको पता है मोहम्मद शाह और के हबरू भागकर हमीर के पास जाते हैं। मतलब ये अलाउद्दीन का ये गुजरात आक्रमण चौहाना का समूल नाश करके रहेगा, ध्यान रखना। तारीख फरिश्ता कौन? तारीख फरिश्ता इस अभियान में 1305 ईस्वी में ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। इस बार सेना नायक संभवतः कानड़ देव को गौरवपूर्ण संधि का आश्वासन दिलाकर उसे दिल्ली ले गया। तारीख फरिश्ता की बात सुनना ध्यान से ना। तारीख ए फरिश्ता यानी कि फरिश्ता ने जो किताब लिखी है वो इतिहास की किताब, वो कहता है 1305 में ऐन उल मुल्क मुल्तानी, क्या नाम है यार, के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। इस बार सेना नायक संभवतः कानड़ देव को गौरवपूर्ण संधि का आश्वासन दिलाकर उसे दिल्ली ले गया। कानड़ देव ने अपनी स्थिति खिलजी दरबार में असम्मानित सी पाई। वहाँ से वो लौटकर निकल जाना चाहता था कि एक दिन सुल्तान ने इस बात पर दरपसा प्रकट किया कि कोई हिंदू शासक उसकी शक्ति के समक्ष नहीं टिक सकता। ये शब्द कानड़ देव को चुभ गए और वो सुल्तान को अपने विरुद्ध लड़ने की चुनौती देकर जालौर लौट गया और युद्ध की तैयारी करने लगा। ये तो बात कहता है तारीख फरिश्ता। तारीख फरिश्ता कहता है कि एक्चुअली में कानड़ देव जी अलाउद्दीन के दरबार में थे, तो अलाउद्दीन जी बैठा बैठा मुँह चेयर भट्ट देवता कहता अलाउद्दीन जी कि कोई हिंदू शासक होने जो हमारा विरोध कर सके, धन के सब मैं तैयार हूँ, आ जाओ आप तो। ठीक है ना? कई जी को आचा से तू दौड़ा हो अलाउद्दीन सीरीज ले लियो। नैणसी क्या कहता है सुनो। जब कानड़ देव का पुत्र वीरम देव भी अलाउद्दीन के दरबार में था, दोनों बाप बेटा साथ में थे, तो हरम की एक राजकुमारी फिरोजा उठकर जाने लगी। ठीक है ना? और उसने
बीरमदेव को देख लिया और बीरमदेव से प्यार हो गया। बीरम को उससे विवाह करने के लिए बाध्य किया गया। राजकुमार तुर्क कन्या से विवाह करना अधार्मिक समझा और चुपके से जालोर आ गया। इस मानहानि से शुद्ध होकर सुल्तान ने जालोर पर धावा बोला। ये बात कहता है नैण सिंह। चलिए, कानड़देव प्रबंध में इसके उपरांत यह भी मिलता है कि जब सुल्तान को जालोर पर आक्रमण करने में कोई सफलता नहीं मिली तो कुमारी फिरोजा स्वयं गढ़ में गई। कानड़देव प्रबंध में मिलता है क्या? फिरोजा स्वयं गढ़ में गई साहब, कटे सोनगढ़ में। ठीक है, कानड़देव जी ने स्वागत किया, परंतु पुत्र से उसका विवाह करने से इनकार कर दिया। हताश होकर राजकुमारी दिल्ली लौट गई। कुछ वर्षों के उपरांत अलाउद्दीन ने फिरोजा की एक दाई गुलबिहस्त को आक्रमण के लिए भेजा। किसको? गुलबिहस्त, यह भी नाम ध्यान रखना। गुलबिहस्त जो दाई थी, दाई यानी कि उसकी फिरोजा की लालन पालन करने वाली। उसे ये कहा गया कि वीरम बंदी हो जाए तो जीवित लाया जाए, धराशायी हो जाए तो सिर लाया जाए। जब राजपूत सेना दाई के आक्रमण से हार गई तो वीरम वीर गति को प्राप्त हुआ, तो उसका सिर दिल्ली ले जाया गया, राजकुमारी को दिया गया। राजकुमारी उसके साथ सती होने को तैयार हुई। अंत में उसका दाह संस्कार कर वो यमुना में कूद कर मर गई। गुलबिहस्त इसने वीरमदेव को मार के ले गई थी। परंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, उसकी अगली कड़ी जालोर थी और उसको जीतना अलाउद्दीन के लिए ज़रूरी था। अलाउद्दीन जैसा सिकंदर सानी और साम्राज्यवादी शासक जो गुजरात को अपने अधीन करना चाहता है और गुजरात पर 2 बार आक्रमण करके उसने नोट किया कि जालोर अड़चने पैदा कर सकता है, तो जालोर उसके लिए जीतना ज़रूरी था। ठीक है ना? तो ये कहानियाँ तो बेगानी हैं, ठीक है ना? फिरोजा बीरमदेव की कहानी तो बेगानी है। खैर कोई बात नहीं, इससे इतिहास में इंटरेस्ट पैदा होता है। क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। चलिए, अब हम अलाउद्दीन के अभियान के बारे में बात करते हैं। जालोर पहुंचने से पूर्व खिलजी सेना को सिवाना होकर जाना पड़ा। सिवाना का दुर्ग जोधपुर से लगभग 54 मील पश्चिम की ओर है, ध्यान रखना। इसके पूर्व में नागौर है, पश्चिम में मालानी, गुड़ा मालानी, पचपदरा उत्तर में, दक्षिण में जालोर स्थित है। वैसे तो ये किला चारों ओर रेतीले भाग से घिरा हुआ है, परंतु इसके साथ साथ इस भाग में 56 के पहाड़ों का सिलसिला भी मिलता है। 56 की पहाड़ियाँ सिवाना से तर। इस पहाड़ी सिलसिले के अंतर्गत एक हल्देश्वर पहाड़ है। क्या नाम? हल्देश्वर पहाड़। इस पहाड़ का नाम याद रखना, जो सबसे ऊंचा है, जिस पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है सिवाना। तो ध्यान रखना, सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर है? हल्देश्वर। ये पहाड़ बेरी, बबूल, दाग, पलास, बड़ आदि वृक्ष समूह से आच्छादित रहने से किसी सीमा तक दुर्गम है। प्रारंभ में यह किला पवारा के अधिकार में था, जिसमें वीर नारायण का विशेष उल्लेख है। ठीक है ना? पंवार
पंवार, पंवार में से एक वीर नारायण, ये ध्यान रखेंगे, वीर नारायण। और वीर नारायण ने ही सिवाना दुर्ग और उसी नाम से कस्बे को बसाने का श्रेय है। अगर परीक्षा में पूछे कि सिवाना दुर्ग और सिवाना कस्बा किसने बचाया, तो वीर नारायण पंवार, ये ध्यान रखना। चलिए, जब अलाउद्दीन की फौजें जालोर लेने के लिए उत्साहित थी तो उनके लिए सिवाना विजय एक आवश्यक कार्य हो गया। उस समय चौवाना का एक सरदार जिसका नाम शीतल देव था, मतलब ये जो किला था वो चौवाना के अधीन ही था। ये किला चौहाना के अधीन ही था, ठीक है ना, जालोर के। उस समय उसका किलेदार कौन था? शीतल देव। अलाउद्दीन ने 2 जुलाई 1308 को एक सेना को फतेह करने के लिए नियुक्त किया। अब बात है 1308 की। कानड़देव प्रबंध के अनुसार इस सेना ने किले को चारों ओर से घेर दिया। शाही सेना के पार्श्वों को पूर्व और उत्तर की ओर स्थापित किया और इन दोनों पार्श्वों के बीच मलिक कमालुद्दीन गुर्ग, ये ध्यान रखेंगे। सिवाना दुर्ग जीतने वाला तुर्क कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। जब शत्रु दल ने मजनिका से प्रक्षेपात्रा की अविरल बौछार का तांता बांध दिया, प्रक्षेपात्र मजनिक होते हैं मचान, ठीक है ना, तब राजपूता ने अपनी तीरा, गोफना, तेल से सने और आग से जले वस्त्रों को शत्रुओं पर बरसाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। चलिए, शत्रु सेना के सेनानायक नाहर खां और भोज को प्राण गुमाने पड़ेंगे। एक तो नाहर खां और वो भोज की करतो, ये दोनों ही मरेगा। आई समझ में? चलिए, अमीर खुसरो और कानड़देव प्रबंध के अनुसार सुल्तान एक बड़ी सेना लेकर सिवाना की ओर चला। उसी अवधि में एक विद्रोही राजद्रोही बावले, अब देखो यहाँ पर भी एक बावला काम आया, बावले। जिस प्रकार रणथंबोर में रत्तिपाल रणमल काम आए थे, उसी प्रकार यहाँ एक बावड़ो मिलगत है की सहायता से किले की कुंड की, जो कि दुर्ग के निवासियों और सैनिकों के लिए एकमात्र जल स्रोत था, गोरक्त से अपवित्र कर दिया। किले में भी खाद्य सामग्री समाप्त हो चली थी। जब सरुनाश निकट था तो राजपूत वीरांगनाओं ने उसी का अनुसरण किया, सतीव्रत द्वारा अपनी देह की आहुति दी। किले के फाटक खोल दिए गए और वीर राजपूत केसरिया बाना पहनकर शत्रुओं पर टूट पड़े और एक एक करके वीर गति को प्राप्त हुआ। शीतल देव भी एक वीर योद्धा की भांति अंत तक लड़ते हुए मारे गए और सुल्तान ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया गया और इस किले का नाम रख दिया गया खेराबाद। तो कुल मिला के बावड़े की वजह से खेराबाद नाम हो गया। इस विजय के बाद मलिक नाइब के नेतृत्व में शत्रु सेना चलिए, अब जालोर के पतन के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो बावड़े ने तो शीतल देव को ले डूबा और सिवाना खेराबाद करा दिया। किसने? बावड़े ने। अमीर खुसरो कहता है कि 1311 में दूसरी बार कमालुद्दीन गर्ग के नेतृत्व में
खिलजी सेना अधिक संख्या में तथा सुसज्जित रूप से जालोर की ओर बढ़ी। कानड़ देव ने सभी शक्ति का संगठन शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए लगाया। जब किले की पतन की आशा दिखाई न दी तो तुर्की सेना ने दहिया राजपूत बीका को अपनी ओर मिला लिया। किसको? ये थोड़ा सा दहिया राजपूत बीका जो बीका, ठीक है ना, अपनी ओर मिला लिया, जो भविष्य में शत्रुओं की सहायता से जालोर का शासक बनने का स्वप्न देख रहा था। वो शत्रु सेना को किले के आरक्षित यानी कि गुप्त रास्ता मोर्चे पर ऐसे कठिन मार्ग से ले गया जिधर से शत्रु सेना के आने की कोई संभावना नहीं थी। परंतु जब दया के जघन्य कार्य का पता उसकी पत्नी को पड़ा तो देशद्रोही पति को रात को ही मार डाला और अपने पति के द्वारा किए गए विश्वासघात की सूचना कानड़ देव को दी। पर तब तक शत्रु आरक्षित मोर्चे तक पहुंच चुके थे। शीघ्र ही किले के भीतर घुस गए। अब किले को बचाने का कोई उपाय नहीं था। सभी राजपूत अपने स्वामी के नेतृत्व में प्राणोत्सर्ग के लिए उद्यत हो गए। दुर्ग को बचाने के लिए कंदाई, जेत उलीचा, जेत देवड़ा, लूणकरण अर्जुन आदि सामंता ने अपनी प्राणा की आहुति दे डाली। शत्रु सेना फिर भी बढ़ती गई। अंत में एक सच्चे राजपूत की भांति कानड़ देव भी वीरोचित गति को प्राप्त हुआ। वीरमदेव ने यह समझकर कि या तो शत्रु उसे मार देंगे या बंदी बना लेंगे, उनके हाथों पकड़ा जाऊं, मारा जाऊं, उससे बढ़िया तो मैं खुद मर जाऊं। और उन्होंने अपने पेट में कटार भोंक ली। इस अवधि में राजपूत महिला ने जौहर कर लिया और किले के अन्य निवासी भी अपनी अंतिम सांस तक शत्रुओं से लड़कर काम आए। इस विजय की स्मृति में सुल्तान ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया जो आज भी वहाँ विद्यमान है। कानड़ देव के भाई मालदेव जालोर के पतन के पश्चात किसी तरह भीषण सार से बच निकला और बाद में उसने सुल्तान की सद्भावना अर्जित कर ली, जिससे उसे चित्तौड़ के कार्यभार को संभालने के लिए नियुक्त कर दिया। किसको? मालदेव। ये मालदेव जिसको चित्तौड़ का कार्यभार सौंपा था, ये कानड़ देव का भाई था। इस प्रकार 1311 में जालोर के सोनगरा चौहाना का पतन हो गया।